नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सकारात्मक वे में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर श्रृंखला का जो पिछला वीडियो था तो उसमें बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण थोड़ा सा वो बीच में ही रुक गया था। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज हम उसकी नेक्स्ट कड़ी को लेकर आए हैं। तो उसमें हमारा पहला प्रश्न है, एक निश्चित समय अवधि में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं सेवाओं का कुल बाजार मूल्य क्या कहलाता है? तो उसको हम जीडीपी कहते हैं। कोई भी देश है, एक निश्चित टाइम पीरियड में उसकी देश के भीतर जितना भी उत्पादन होता है, चाहे उसके निवासियों द्वारा किया जाए या किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा किया जाए, अगर देश की सीमाओं के भीतर उत्पादन होता है तो हम उसको जीडीपी बोलते हैं। और उसके मापन 3 विधियों द्वारा किया जाता है, व्यय विधि, आय विधि और जीबी। व्यय विधि में हम कितना खर्च कर रहे हैं किसी भी चीज़ पर, अर्थव्यवस्था के समस्त पार्टों पर, उसमें व्यय विधि होती है। और जीबी में क्या होता है, आपूर्ति पक्ष यानी सप्लाई कितनी हमारी मजबूत है उसको दर्शाता है। और आय विधि में भूमि, श्रम, पूंजी, स्वरोजगार की विभिन्न मिश्रताओं को इसमें दर्शाया जाता है। ओके, तो आय विधि हो गई आपकी, जीबी हो गया और व्यय विधि हो गई। ये जीडीपी मापन की 3 विधियां हैं। पूछा जाता है जीडीपी का गणना कौन करता है? तो जीडीपी गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा। ठीक है, सीएसओ द्वारा इसकी गणना की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में काई चटनी को जीआई टैग देने की मांग की जा रही है, यह किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, आपको बता दें कि उड़ीसा के मयूरभंज में आदिवासी जो समुदाय है उसने लाल चींटियां जो होती हैं, जिन्हें हम बुनकर चींटियां बोलते हैं, उनकी चटनी बनाई है। बोला जा रहा है कि ये चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है, उसमें कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इसी को काई चटनी नाम दिया गया है और इसको जीआई टैग देने की मांग की जा रही है। यह उड़ीसा की काई चटनी है, मयूरभंज जिले के आदिवासियों ने इसको बनाया है। इसको काई चटनी यानी बुनकर जो चींटियाँ होती हैं, बीवर्स आंट होती हैं, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। चींटियों को इकट्ठे किया जाता है, उबाला जाता है, फिर कई सारे उसमें मसाले वगैरह मिला के ये चटनी जो है तैयार की जाती है। जीआई टैग जो है, जीआई टैग अधिनियम 1999 के जरिए प्रदान किए जाते हैं, 2003 से लागू है। और सबसे पहले पश्चिम बंगाल की जो पश्चिम बंगाल की कोई सी चाय है, जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसको दिया गया था ये। ठीक है, तो जीआई टैग 10 सालों के लिए दिया जाता है। ये किसी ऐसी वस्तु के लिए दिया जाता है क्षेत्र विशेष, उसका ओरिजिन जो है, उसका जो उत्पत्ति है किसी क्षेत्र विशेष की में होती है। तो उसके महत्व को दर्शाने के लिए जब किसी को जीआई टैग प्रदान कर दिया जाता है किसी वस्तु को, तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पर ख्याति हो जाती है, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, उसकी ब्रांडिंग होती है, तो उसके जो उत्पादक है उनको क्या है, आमदनी होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो हाल ही में जो हमारा नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसने हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डिकार्बोनाइजेशन इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, नीति आयोग ने ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए इसके उत्पादन पर जीएसटी और सीमा शुल्क को कम करने की भी सिफारिश की है। ये नीति आयोग की सिफारिश की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? एक स्वच्छ गैस का रूप है। इसे जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जल यानी कि H2, जब इन दोनों को हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है और उसके बाद जो हमें हाइड्रोजन मिलती है वो कहलाती है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किसे भारतीय इतिहास में भविष्य का बुद्ध कहा जाता है? तो बौद्ध परंपराओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व हैं जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध हैं। इन्हें भविष्य का बुद्ध कहा जाता है, मैत्रेय को। मैत्रेय वर्तमान बुद्ध गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी होंगे और गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। अवलोकितेश्वर महायान बौद्ध धर्म संप्रदाय से संबंधित एक बौद्ध सत्व है। अवलोकितेश्वर महायान बौद्ध धर्म से संबंधित एक बोधिसत्व है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, खबरों में चर्चित स्थल, करंट में जो भी प्लेसेस चर्चित रहते हैं ना, तो उनको पूछ लिया जाता है या उनकी सीमाएं पूछ ली जाएंगी, कोई पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ज्वालामुखी वगैरह है। तो करंट में अगर कुछ चर्चा में है तो ये क्वेश्चन जरूर पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हाल ही में चर्चित स्थल मज़ार शरीफ हेरात
और पंजशीर घाटी किस देश से संबंधित है? तो हेरात अफगानिस्तान प्रांत में है। आप सबको पता है, जहाँ हमारे भारत के सहयोग से सलमा बांध बनाया जा रहा है, जिसे भारत अफगान मैत्री बांध बोलते हैं। पंजशीर घाटी भी अफगान में, मजार शरीफ भी अफगान में। हाल ही में क्या हुआ है, भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं की 15वीं खेप भेजी है। भारत 36,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान को भेज चुका है अब तक। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक दक्षिण एशियाई देश है। ऐसे स्थल, ऐसी भूमि जो चारों तरफ से भूमि से घिरी होती है, उसके आसपास पानी नहीं होता, ऐसे ये अफगान हो गया। तो इसके आसपास पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश हैं। इसकी कहीं भी सीमा किसी वाटर बॉडी से नहीं लगती है, इसलिए इसको लैंड लॉक देश कहा जाता है। ठीक है। अफगानिस्तान में मजार शरीफ, हेरात, पंजशीर घाटी स्थित है। यहाँ पर फिलहाल तालिबान सरकार के चलते नाजुक स्थिति बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारा कोडेक्स एलिमेंटेरियल कमीशन, CSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोडेक्स एलिमेंटल कमीशन जो है, संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम के ढांचे के भीतर एक स्थापित अंतर सरकारी निकाय है। 1963 में UN के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संयुक्त रूप से CSC का गठन किया गया था। किसके द्वारा पूछा जाए आपसे, तो FAO प्लस WHO द्वारा CSC का क्या किया गया था, गठन किया गया था 1963 में। वर्तमान में भारत सहित 189 देश और एक संगठन यानी कि यूरोपीय संघ इसके सदस्य हैं। यह उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने और खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है। कोडेक्स एलिमेंट्रियल अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों का एक संग्रह है जिसे CSC द्वारा अपनाया गया है। कोडेक्स प्रावधान भोजन की स्वच्छ और पोषक गुणवत्ता से संबंधित हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव विज्ञानी मानदंड, खाद्य योजक, कीटनाशक, पशु चिकित्सा दवा अवशेष, संदूषक, लेबलिंग, प्रस्तुति, नमूनाकरण, जोखिम विश्लेषण के तरीके शामिल हैं। कोई भी भोजन है, कोई भी खाद्य पदार्थ है, कितना स्वच्छ है, कितने इसमें पोषक तत्व हैं, ये सारी निगरानी काम CSC द्वारा किया जाता है। FAO WHO ने मिलकर इसकी स्थापना की थी 1963 में। ओके, तो इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? रोम में। इसका मुख्यालय रोम में FAO के मुख्यालय में स्थित है, रोम इटली में। ओके, नेक्स्ट है हमारा किसने इंडिया डिवाइडेड और भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तकें लिखी हैं? हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन में अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं, इंडिया डिवाइडेड, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र। आपसे पूछा जाएगा कि लोक प्रशासन में अकादमिक उत्कृष्टता हेतु पुरस्कार की शुरुआत किसके नाम पर की गई है और किसकी स्मृति में की गई है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में की गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार राष्ट्रपति भी रहे। बिहार में इनका जन्म हुआ था, जीरादेई गाँव में। चंपारण सत्याग्रह में ये डॉक्टर गांधी जी के साथ इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। चंपारण में महात्मा गांधी शीर्षक से इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। मुंबई में आयोजित हुए 1934 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ही की गई थी। इन्होंने इंडिया डिवाइडेड, भारतीय संस्कृति खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जो तत्कालीन भारतीय राजनीतिक स्थिति का बृहद वर्णन करती है। 1940 में हुई अंतरिम सरकार में उन्हें खाद्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। आज़ादी के उपरांत भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद पटना के सदाकत आश्रम में जाकर रहने लगे। 1962 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फील्ड्स मेडल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में फील्ड्स मेडल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जो गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, जितने भी गणितज्ञ हैं, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हाल ही में यूक्रेन की प्रोफेसर हैं मेरिना बेयाजोवस्का और अन्य 3 लोगों को फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया। एक गणित के लिए सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कह सकते हैं। नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। इस पुरस्कार में 15,000 रुपये कनाडाई डॉलर दिए जाते हैं।
और फील्ड्स मेडल जो होता है सोने का बना होता है। इस पर ग्रीक गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्किमिडीज को दर्शाया गया। आपसे पूछ सकते हैं कि जो फील्ड्स मेडल दिया जाता है उस पर किस वैज्ञानिक को या किस गणितज्ञ को दर्शाया गया है, तो वो है आपके आर्किमिडीज जी। फील्ड्स मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन द्वारा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है। ठीक है, तो यह यूक्रेन की प्रोफेसर है मेरिना ब्याजोवस्का और अन्य 3 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, किसने एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे का नारा दिया था? तो ये हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, उन्होंने ये नारा दिया था कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर के संबंध में उनका नारा था। उनका जन्म हुआ था कोलकाता में। उन्होंने हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे वो। उन्होंने अंतरिम सरकार में उद्योग आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया था और भारतीय जनसंघ की 1951 में स्थापना की थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष स्थान का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाया था और बोले थे कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का फेमस नारा था। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग कैसा निकाय है? हमने आपको पढ़ाया है कि ऐसे निकाय जिनका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में है उन्हें हम संवैधानिक निकाय बोलते हैं, और ऐसे निकाय जिनका निर्माण किसी अधिनियम के तहत हुआ है, किसी कानून के तहत हुआ है, उन्हें हम वैधानिक या सांविधिक निकाय बोलते हैं। और ऐसे निकाय जिनका निर्माण किसी कार्यकारी आदेश के तहत हुआ है उन्हें कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव निकाय बोलते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का निर्माण राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत हुआ है, अधिनियम यानी कानून के तहत हुआ है। तो ये कैसा निकाय हो गया? ये आपको हो गया वैधानिक निकाय। ठीक है, यह महिलाओं के समग्र विकास कल्याण के लिए कार्य करता है। वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष हैं श्रीमती रेखा शर्मा जी हैं, और पहली अध्यक्ष थी श्रीमती जयंती पटनायक जी। ओके, तो महिलाओं के लिए संवैधानिक कानूनी संरक्षण की समीक्षा करता है। उस समय जितने भी अनुच्छेद हैं उनके शोषण को रोकना, घरेलू हिंसा को रोकना, उनकी शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं यानी सारी चीज़ों पर होल रूप से क्या करता है? दृष्टिपात करता है, उनके कल्याण के लिए समर्पित सिफारिशें करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों, आपको ये बताना है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत में प्रकाशित होने वाला असमिया भाषा का समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत में प्रकाशित होने वाला असमिया भाषा का समाचार पत्र है अग्रदूत। ठीक है, अग्रदूत की शुरुआत असमिया पाक्षिक के रूप में की गई थी। पाक्षिक यानी 15 दिन में निकलता था ये, और असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कनक सेन ढेका 1995 में इसका नियमित दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशन हुआ। पहले 15 दिन में निकलता था, फिर 1995 में डेली निकलने लगा। बंगाली अखबार सोमप्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। और बंगाल गजट जो है भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था, और इसके प्रकाशक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। हिंदी भाषा में प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड को पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो सोमप्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी द्वारा अग्रदूत असमिया भाषा का पहला समाचार पत्र है। कनक सेन ढेका द्वारा बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा और उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के तहत सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। अगर हम नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है एरिया की दृष्टि से। इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में ये फैला हुआ है। इसका ज़्यादातर क्षेत्र जो है हमें नल्ला मलाई की पहाड़ियों में मिलता है। आपसे जब क्वेश्चन कर सकते हैं कि नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो है किन पहाड़ियों में स्थित है, तो नल्ला मलाई की पहाड़ियों में। इसमें दक्षिण उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन से लेकर दक्षिणी कांटेदार वन तक सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। कई प्रकार की झाड़ियाँ, बांस की झाड़ियाँ भी मिलती हैं। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होता है? इसका दर्जा जो है वन अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के तहत दिया जाता है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को नामित करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने की शक्ति पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है,
FRA वन अधिकार अधिनियम 2006 मुख्य रूप से वनवासियों के वनों के उपयोग और प्रबंधन के ऐतिहासिक रूप से वंचित अधिकारों को मान्यता देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट है हमारा रिम्पेक अभ्यास 2022 के भागीदार देश कौन है? रिम्पेक अभ्यास 2022 जो है 29 जून से 4 अगस्त तक हवाई द्वीप और दक्षिणी कैलिफोर्निया में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये वर्तमान में चल रहा है। इस बहुआयामी अभ्यास के वर्तमान संस्करण में भारत, कनाडा, अमेरिका सहित 27 देश भाग ले रहे हैं। तो इसमें अमेरिका, कनाडा, भारत सभी शामिल हैं। रिम्पेक जो है 1971 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा वार्षिक अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन 1974 में यह समुद्री अभ्यास द्विवार्षिक कार्यक्रम बन गया, यानी हर 2 साल में ये होता है। द्विवार्षिक मीन्स अगर ये 2022 में हो रहा है तो अगला 2024 में होगा। ठीक है, वर्तमान संस्करण में भारतीय नौसेना का INS सतपुड़ा और एक P-81 समुद्री गश्ती विमान इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किसी फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो हाल ही में जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस को फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इन्होंने रोड्रिगो दुतेर्ते का स्थान लिया है। अब यदि इसके नाम ही ऐसे होते तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। हमारे यहाँ के नाम बहुत सिंपल होते हैं, रामनाथ कोविंद जी, PM मनमोहन सिंह जी, और विदेशों के नाम तो पता नहीं, इतना छोटा फिर भी पता नहीं कितने लंबे लंबे रखते हैं, याद करने मुश्किल हो जाता है। मैं तो ये सोचती हूँ उनके माता पिता उनको बुलाते कैसे होंगे, इतना लंबा लंबा नाम लेके 5 मिनट तो नाम लेने में लग जाते होंगे। उपराष्ट्रपति के पद पर सारा दुतेर्ते को चुना गया था, अभी चुना गया है। और फिलीपींस में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। भारत में कितने वर्ष का होता है आपको बताना है, तो भारत में होता है 5 वर्ष का, फिलीपींस में होता है 6 वर्ष का। फिलीपींस कहाँ है? ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी है मनीला। आपको ये बताना है कि फिलीपींस के मनीला में कौन सा ऐसा संगठन है, कौन सा ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय है। ठीक है, याद करके बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। संसदीय लोकलेखा समिति के बारे में सत्य कथन बताओ। लोकलेखा समिति में 30 सदस्य होते, बिल्कुल नहीं होते। 22 सदस्य होते, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, बिल्कुल नहीं की जाती, लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। इसके सभी सदस्य राज्यसभा से चुने जाते, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। इसे सबसे पहले 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1921 के माध्यम से गठित किया गया था, बिल्कुल सही। ठीक है, तो लोकलेखा समिति 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से गठित किया गया था। वर्तमान में इसका गठन प्रतिवर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम नियम 308 के तहत किया जा रहा है। 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति जो हमारे स्पीकर होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं। और केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री को समिति में सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार का कोई मंत्री इसमें शामिल नहीं होता है। यह सरकार के लेखों और व्यय के बारे में पूरे लेखों की जांच करती है। जो हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं वो अपने सारे प्रतिवेदन इसी को सौंपते हैं जांच के लिए। ठीक है, जांच एजेंसी काम करती है और कैग को लोकलेखा समिति का गाइड, मित्र, मार्गदर्शक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये प्रश्न है, पहला ये प्रश्न है कि चाबर बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो ये आपका ईरान में स्थित है। ठीक है, चाबर बंदरगाह ईरान में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा भारत में व्यापार में सुगमता सूचकांक किस निकाय के द्वारा जारी किया गया। तो भारत में जो व्यापार सुगमता सूचकांक है वो DPIIT के द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्री ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ मिलकर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2020 पर आधारित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की व्यापार में सुगमता सूचकांक की रैंकिंग जारी की है। 2014 से इस सुगमता सूचकांक को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जा रहा है। DPIIT जो उद्योग, आंतरिक व्यापार, उद्योग संवर्धन विभाग है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जा रहा है।
और अभी जो जारी रिपोर्ट है उसमें आंध्र प्रदेश फर्स्ट है, गुजरात सेकंड है, हरियाणा थर्ड है, कर्नाटक फोर्थ है, पंजाब फिफ्थ, तेलंगाना सिक्स, तमिलनाडु सेवन। ये 7 राज्य हैं, उनमें टॉप पर अचीवर्स के रूप में इनको स्थान मिल रहा है। इस रिपोर्ट का जो उद्देश्य है वो निवेशकों को व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने हेतु BRAP के तहत क्या किया जाता है, राज्यों का आकलन राज्यों की मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया जाता है। उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, कंपटीशन बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन हो। यह सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संवाद को भी बढ़ावा देता है। इसमें कई सारे मानदंड होते हैं। रिपोर्ट या रैंकिंग किन आधार पर जारी की जा रही, मान निर्माण परमिट कैसा है, प्रक्रिया कैसी है, आसानी से मिल जाता है या देरी लगती है, श्रम के रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, श्रमिकों का कितने घंटे काम करना पड़ता है, उनको कौन कौन सी फैसिलिटी वहाँ पर मिल रही है, उनका वेतन टाइम पे मिलता है कि नहीं मिलता, स्वास्थ्य की उनके लिए कैसी फैसिलिटी है, खाना खाने के लिए कैसी है, उनके लिए वहाँ छाया की व्यवस्था है या नहीं, अगर उनको कोई एक्सीडेंट हो जाता है काम करती तो उनको इंश्योरेंस की सुविधा है या नहीं, पर्यावरण पंजीकरण के बारे में, यानी ऐसी इंडस्ट्री तो नहीं है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हो, पर्यावरण के मानकों का पालन हो रहा है कि नहीं, सूचना तक पहुंच, पर्याप्त इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं, वहाँ कोई अमानवीय गतिविधियाँ तो नहीं हो रही हैं, भूमि की उपलब्धता कैसी है, एकल खिड़की सिंगल विंडो व्यवस्था कैसी है। मतलब आप एक बार में ही जाएँ, आपको बार बार हर ऑफिस का चक्कर ना लगाना पड़े, एक ही ऑफिस में जाके आपका कार हो जाए, बार बार ये फॉर्म भरना वो फॉर्म भरना जैसी फिर फॉर्मेलिटीज़ को पूरा ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है गिशार सैन्य हवाई अड्डा किस देश में स्थित है, ये ताजिकिस्तान में स्थित है। हाल ही में भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने ताजिकिस्तान गणराज्य के ऊर्जा जल संसाधन मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। द्विपक्षीय मतलब दोनों पक्ष मिलकर बात करें, उत्तर पश्चिम मतलब 3 पक्ष मिलकर बैठकर बात करें, तो जितना पक्ष उतने लोग बैठकर बात करते हैं। गिशार सैन्य हवाई अड्डा ताजिकिस्तान गणराज्य में स्थित है। यह ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे से 110 किलोमीटर दूर है। आइनी एयरबेस के नाम से इसको जाना जाता है। गिशार सैन्य हवाई अड्डे को आइनी एयरबेस के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि भारत का पहला विदेशी अड्डा है जिसे लगभग 2 दशकों से ताजिकिस्तान के साथ भारत द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है कौन सी नदी बुलर झील के लिए मुख्य जल स्रोत का कार्य करती है। बुलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह जो ज्वालामुखी विवर्तनिक क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है और जो झेलम नदी है इसके लिए मुख्य जल स्रोत का क्या करती है, कार्य करती है। इसके पानी का स्रोत झेलम है। बुलर झील का आकार मौसमी रूप से बदलता रहता है जो 30 से 260 वर्ग किलोमीटर तक भिन्न हो सकता है। अभी भारत में वर्तमान में 49 वेटलैंड्स हैं, तो उनमें से एक बुलर झील भी है, ठीक है, जो रामसर स्थल के रूप में नामित की गई है। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा किसके द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है, तो RBI है उसके द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है। हाल ही में 2021-22 में शुद्ध निष्पादित संपत्ति अनुपात में कमी आई है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, NPA क्या होता है, ऐसी संपत्तियां जैसे मान लो आपने बैंक से उधार ले लिया और फिर जितनी भी आपने उधार लेने के बाद जब चुकाने को बोला था तो 90 दिन के अंदर आपने उसको चुकाया नहीं, ना तो उसकी मूल राशि थी और ना ही उसका ब्याज चुकाया, तो उस राशि को फिर NPA कैटेगरी में डाल दिया जाता है। NNPA क्या होता है, नेट नॉन प्रॉफिट एसेट्स होती हैं जो सकल गैर निष्पाद परिसंपत्तियों से प्रोविजन अमाउंट की कटौती के बाद प्राप्त होती हैं। ओके, नेक्स्ट है एक देश दो प्रणाली किस देश से संबंधित है, ये चाइना से संबंधित है। ठीक है, चाइना क्या करता है, हांगकांग के एक देश दो प्रणाली शासन फॉर्मूले का समर्थन करता है। एक देश दो प्रणाली क्या है, डेंग सियोंग ने 1970 में आसपास एक देश दो प्रणाली की नीति प्रस्तुत की थी। इसका उद्देश्य चीन ताइवान को एकजुट करना था। 1 जुलाई 1997 को हांगकांग और 99 को मकाऊ को चीन ने विशेष प्रशासनिक क्षेत्र घोषित कर दिया और इस प्रणाली का भागीदार बना दिया। मतलब देश उनका एक ही काउंट होगा,
मतलब चीन के ही माने जाएंगे। प्रणाली अपनी अपनी चलाएं, अपना अपना शासन चलाएं, नीति वगैरह, लेकिन विदेशी मामले सब वो सब देखेगा चाइना। ठीक है। इसके तहत दोनों देशों की अपनी मुद्राएं, इन देशों की अपनी मुद्राएं होंगी, आर्थिक कानूनी प्रणालियाँ होंगी, लेकिन रक्षा और विदेश कूटनीति चीन द्वारा तय की जाएगी। उसके अलावा आप कुछ भी करते रहो, इसलिए इसको बोलते हैं एक देश दो प्रणाली। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैप्पी रहें, क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी है कि आप अपने काम में कितना खुश महसूस करते हैं, कितना खुश हैं। आपको अपने काम को आनंद के तरीके से करना है। बोझ बना कर करेंगे तो उसमें न तो आनंद ही आएगा और न ही सफलता प्राप्त होगी। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।